टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फोर्थ चैप्टर में हमारे पास बुक के मेजर टाइप्स केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है, इसमें से कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को छोड़ के तकरीबन बाकी सब डिस्कस हो जाते हैं। लेकिन ये इससे पहले के चैप्टर्स में भी हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इसके बाद के चैप्टर में भी हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि एज्यूम करती है एज अ पार्ट ऑफ प्री रिक्विजिट्स, आपको पिछली क्लासेस से 8 से 7 से आते होंगे। सो और कुछ यहाँ पर एब्रप्ट तरीके से भी उसने वन बाय वन टाइप्स बताई हुई हैं, माइंड मैप्स दिए हुए हैं। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस फ्रॉम हियर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मैंने ये किया हुआ है कि मैंने स्टूडेंट्स के पास एक ही मरतबा टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारे लिखवाए हुए हैं। द प्री रिक्विजिट्स, द थिंग्स दैट इज बुक और ऑथर्स अज्यूम कि आपको पता होंगे जो आते हैं, ठीक है, कॉमनली या पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, बुक में कहीं बहुत कम उनका तस्करा है, तो सारे मैंने एक जगह पे इकट्ठे किए हुए हैं और वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को लिखवाए भी हुए हैं। सो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट कि मैं अपने एक पुराने स्टूडेंट की कॉपीज को गो थ्रू कर रहा हूँ and we'll go with types of reactions. Remember, it's written by a student. There are some mistakes here and there, लेकिन हम उन mistakes को इंशाल्लाह उसी तरतीब से करते चले जाएंगे, ठीक है। रिएक्शंस की टाइप डिस्कस करने से पहले ये बताना जरूरी है कि रिएक्शंस बहुत सारे तरह के, बहुत सारी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज में होते हैं, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी बेसिस एग्जिस्ट करती हैं। तो हम एक ही रिएक्शन को तीन चार मुख्तलिफ बेसिस के साथ तीन चार मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर एट द सेम टाइम फॉल करवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्शन एक ही वक्त में हीट भी रिलीज कर रहा हो, ठीक है, और इसके अलावा वो कोई नया कंपोनेंट फॉर्म भी कर रहा हो, ठीक है, और उसी के साथ साथ उस रिएक्शन में हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व हो कि जब हम उसे किसी और टाइप की तरफ ले जा सकते हो तो हम उसे तीन चार टाइप्स एक साथ ही ठहरा दें। दिस इज पॉसिबल। सो इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में ऐसा किया गया है कि बेसिस के हिसाब से टाइप्स डिस्कस की गई हैं पहले, और फिर कुछ रैंडम डिस्कशंस, रैंडम टाइप्स भी हैं। any or everything that has been a part of IGCSE syllabus or is assumed to be a prerequisite for it, ठीक है, वो सब इसमें शामिल है। So one by one इसे करते हैं डिटेल में, ठीक। कहीं पे कुछ एडिशन की जरूरत पड़ी तो वो मैं साथ साथ आपको करवाता जाऊंगा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हीट के हिसाब से हम दो टाइप्स बताते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो जब होते हैं तो हीट रिलीज करते हैं, गिव आउट हीट, ठीक है। इसमें कॉमनली हमारे पास मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कोट किया जाता है। दिस इज समथिंग दैट वी use in our everyday life. It produces carbon dioxide and water, plus it produces heat. Exothermic term heat को कहते हैं, exo-outer को कहते हैं, that means which simply gives out heat, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस में हम यूजुअली हीट को राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट के साथ कोट कर देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो जो टेक इन हीट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में सारा टाइम होते हैं, लेकिन जब तक एक बहुत अच्छा उन्हें टेम्परेचर नहीं मिलता वो अपना रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। सो देयर आर टू मेन टाइप्स जो बेसिस ऑफ हीट हम बता सकते हैं। रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से भी टू टाइप्स है। irreversible reactions, ये रिवर्स नहीं हो सकते। ये सिंगल डायरेक्शन बेस्ड रिएक्शन होते हैं, यूनिडायरेक्शनल, ये प्रोसीड करते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, वो फॉरवर्ड होती है। इस तरह के रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। टेल रिएक्टेंट्स को और हेड प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस तरह से इसे जनरलाइज कर दिया जाता है। Frying of an egg, carbon plus oxygen gives us carbon dioxide, are all examples of this kind of reaction. Reversible reactions, ये वो टाइप है जिससे ऑपोजिट है। ये रिवर्स हो सकते हैं, ये बाई डायरेक्शन है, ये दो डायरेक्शंस में जा सकते हैं, ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। इन्हें हम पुश हुक एरोस से शो करते हैं, ये फिश हुक एरोस है, और इस तरह से अमूमन इन्हें लिखा जाता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिविंग अस अमोनिया इज एक्चुअली अ रिवर्सिबल रिएक्शन एग्जांपल। ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो अपने प्रोसीड करते हैं खुद ब खुद अपने ओन पर, किसी एक्सटर्नल हेल्प के बगैर। इन रिएक्शंस के लिए जरूरी नहीं है कि वो खुद से स्टार्ट करें, लेकिन सिर्फ प्रोसीड अपने ओन पर कर सकते हैं। They may or may not start on their own. Burning of fossil fuels अक्सर खुद से प्रोसीड होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सोडियम और क्लोरीन को जब हम एक दूसरे के करीब लाते हैं, एक एक्सप्लोजन के साथ सोडियम क्लोराइड खाने का नमक बनता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद हो जाता है। We don't have to expend any energy in order for this reaction to happen. इसके ऑपोजिट हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस अपने ओन पे प्रोसीड नहीं करते,
इन्हें कंटिन्यूसली किसी एक्सटर्नल हेल्प की, पुश की, फोर्स की या एनर्जी एक्सेप्ट करने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे ही एक्सटर्नल हेल्प स्टॉप होती है, रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। ज्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ना आ सकता हूँ। फोटोसिंथेसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लाइट होती है, रिएक्शन इनिशिएट होता है, चलता है, लाइट खत्म हो जाती है, रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है। तो इस रिएक्शन को कंटिन्यूसली एक्सटर्नल हेल्प की या फैक्टर की जरूरत होती है, ठीक। तो उसके बगैर ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है कि वो NO में कन्वर्ट हो। ये टेम्परेचर मिलेगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, ये टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होना भी स्टॉप हो जाएगा। हम इन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन हम दो टाइप्स बताते हैं, ये बड़ा सिंपल और इजी है, इसे हमने चैप्टर नंबर 2 में भी एक नजर देखा है। सिंथेसिस रिएक्शंस, ये एक फॉर्मेशन रिएक्शन होता है। मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट के साथ भी कंपनी कर सकता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में हमारे पास मेजर प्रोडक्ट ग्लूकोज है, हाँ, एक साइड प्रोडक्ट ऑक्सीजन पे कंपनी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू गिव अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास एक सिंथेसिस रिएक्शन है, ठीक। इसके ऑपोजिट हमारे पास इसी टाइप में फिर आता है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन एक एक्चुअली एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक ही रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है यूजुअली 2 और मोर प्रोडक्ट्स में। ये ब्रेक डाउन बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और इट आल्सो गिव्स आउट एनर्जी, लेकिन ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अकेला हम कैल्शियम कार्बोनेट लेके उसे सिंपली हीट करके थर्मली डिकम्पोज कर सकते हैं हीट की प्रेजेंस में, और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस डिफरेंट फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं और इसी तरह से इनकी टाइप्स भी डिफरेंट है। लेट्स गो थ्रू द टाइप्स देयर। Decomposition reactions actually 3 types के होते हैं जो IGCSE के सिलेबस में आते हैं। First, thermal decomposition. As the name suggests, this decomposition is brought about by heat. ये रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली डेल्टा सिंबल से, जिसे हम टॉप ऑफ द एरो या टेम्परेचर वैल्यू के साथ भी शो कर देते हैं, लाइक दिस। डेल्टा भी शो किया जा सकता है, हीट भी शो किया जा सकता है, टेम्परेचर भी शो किया जा सकता है। In all these 3 ways, we are actually showing a thermal decomposition of calcium carbonate into calcium oxide and carbon dioxide. थर्मल डिकम्पोजिशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और यूजुअली नॉन स्पॉन्टेनियस भी होता है। तो आप नोटिस करें इसी एक रिएक्शन को हमने डिकम्पोजिशन, सब टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, ये सारा कुछ एक ही साथ कह दिया। इसलिए मैं कह रहा था कि एक ही रिएक्शन को हम मल्टीपल टाइप्स साइमल्टेनियसली बुला सकते हैं। Second type है photochemical decomposition. As the name suggests, इसमें chemical change photo, by that I mean light से होता है। हम इसे photochemical reaction कहते हैं। PC reaction पेपर में नहीं लिखना। PC does not stand for photochemical. ये बच्चे ने लिखा हुआ, please don't do that. I ask my students only to go with the abbreviations that are authentic and are a part of the book. खुद से chemistry में abbreviations create करना या science में create करना as a whole can be a big flaw in papers and can get your marks cut. So it's important कि आप वही वाले abbreviations use करें जो हमारे पास इस पर्पस के लिए दी गए होते हैं बुक में कि यहाँ पर ये लाउड है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर को हम टेम्प से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम प्रेसिपिटेट को पीपीटी डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को एमपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को बीपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोटोकेमिकल पीसी से रिप्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। मूविंग ऑन, दिस इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सिल्वर के सॉल्ट्स यूजुअली हैलाइड सॉल्ट्स यानी सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये सब सनलाइट की प्रेजेंस में इजीली ब्रेक डाउन कर जाते हैं और सिल्वर और हैलोजन सेपरेट कर देते हैं। इस बच्चे ने लिखने में गलती की हुई है, ये सी इस एल से छोटा नहीं हो सकता। रिमेंबर, इट हैज टू बी लाइक दिस, यू कांट राइट इट लाइक दिस, दैट्स नॉट द वे टू राइट इट, ऑलराइट। सो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है, फोटो मींस लाइट, ये रिएक्शन सनलाइट लिखने से या टॉप ऑफ द एरो यूवी साइन डालने से ही पूरा हो जाता है, ठीक है। It both means a photochemical reaction. Moving on,
The above mentioned reaction is the basis of old photography. We're going to discuss that as a part of your course. ये chapter 7 का 7 ही पे करेंगे. Third and last type for decomposition is electrolytic decomposition. ये वो decomposition है जो electricity की help से हम करते हैं. इस electrolytic decomposition या simply electrolysis भी कहते हैं. Ionic compounds को chapter number 4 के अंदर electricity या electrolysis की help से हम break down करेंगे. फिर constituents में metal non-metal separate करेंगे. इस process को हम electrolysis कहेंगे. ये भी decomposition का एक तरीका है. So summarizing all three of these, हम decomposition light से भी कर सकते हैं, electricity से भी कर सकते हैं और temperature से भी कर सकते हैं. Thermal, photochemical और electrolytic decomposition तीनों types. आगे चलते हैं. Next हमारे पास आता है photosynthesis. एक process है जिससे plant अपना food prepare करते हैं in the presence of sunlight and chlorophyll. हम इसकी questions को पहले भी कर चुके हैं. Photosynthesis as a part of IGCSE syllabus होता है, तो इसे करना जरूरी है. The opposite of it is respiration. इसमें फूड मॉलिक्यूल्स को या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. इसकी दो टाइप्स हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक और ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन. दोनों की इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन gives you carbon dioxide and water and a lot of energy in aerobic respiration. In anaerobic respiration, glucose simply gives you ethanol and carbon dioxide and a little amount of energy. याद रखिएगा एरोबिक ज्यादा, एनारोबिक कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है. This is not the way to write anaerobic. This is a mistake. You simply write anaerobic as a single word. You don't have to put a hyphen in between. All right. So, photosynthesis और aerobic respiration एक दूसरे का opposite है. गलत लिखा हुआ है. Opposite है. तो हमारे पास ये चीज जहन में रखने की है. ये हमने past papers में use होते हुए 2010 से 2014 के दरमियान देखी हुई है. Now it's considered as an easier piece of information, so they don't consider it anymore. Moving on. Next फिर हमारे पास आता है on the basis of displacement. Displacement actually एक type of reaction है, लेकिन इसको हम खुद directly दो types के तौर पे बताते हैं. अगर एक reaction में एक ही displacement हो तो हम इसे single displacement कहेंगे. अगर एक reaction में दो displacements हो तो हम इसे double displacement कहेंगे. What is displacement? Let's define it with the help of single displacement itself. ठीक है? Single displacement दो types की होती है. Let's talk about metal displacement. बहुत simple सा rule है. More reactive metals अपने original form में react करते हैं less reactive metal के salt solutions के साथ या even उनके salts के साथ और उन्हें displace कर देते हैं. Zinc more reactive है. Copper sulfate का salt solution है. जिंक डिस्प्लेस करता है कॉपर को और खुद जिंक सल्फेट बना देता है. दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द फॉर्मूला. ये ठीक नहीं लिखा हुआ. ठीक है. और कॉपर सॉलिड के तौर पे सेपरेट हो जाता है. तो जिंक ने एक्चुअली कॉपर को डिस्प्लेस किया, खुद सॉल्यूशन फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में चला गया और कॉपर को एलिमेंटल फॉर्म में बाहर निकाल दिया. मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है. And the opposite or the vice versa is not possible without the expense of energy. As a natural course of an action, spontaneous reaction है ये. ठीक है. More reactive का less reactive को displace कर जाना. लेकिन less reactive का more reactive को displace कर जाना spontaneous नहीं होगा. Without the expense of energy नहीं possible होगा. Copper zinc sulfate को convert कर ले copper sulfate में. This won't be possible spontaneously and without the expense of energy. ठीक है. तो हमारे पास अगर इस तरह का कोई reaction आ भी जाए, let's suppose यूं लिखा हुआ, ठीक है, तो हम इसके आगे simply no reaction लिख देते हैं. This has been manipulated a couple of times in the past 10 years papers, but they still consider it easy, so they do not consider it much. उन्हें पता होता है कि बच्चे को एटलीस्ट ये तो पता होगा copper जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता because copper is less reactive than zinc. How would you know that which metal is more reactive than which one? That's all a part of chapter 8. तो वहीं पर ही डिस्कस करेंगे. ठीक है. बाहर मेटल डिस्प्लेसमेंट बड़े अच्छे तरीके से सिंगल डिस्प्लेसमेंट को क्लियर कर सकता है. ये माइंड मैप है बहुत अच्छा सा. डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास सिंगल में हमारे पास दो फर्दर सब टाइप्स हैं, मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डबल भी है. डबल में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, न्यूट्रलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन. ठीक.
हमारे पास सेम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में होता है, सही। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट से। आप देखिए क्लोरीन गैस की फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म में रिएक्शन होगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में सेपरेट आ जाएगा। As chlorine is more reactive than iodine, this displacement was possible. Vice versa won't be possible spontaneously. Okay? So इस तरह के रिएक्शंस हमारे पास चैप्टर 4 में दिए हुए हैं विद देयर ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। हम जानते हैं क्लोरीन पेल ग्रीन कलर की गैस है, पोटेशियम आयोडाइड एक कलरलेस सॉल्यूशन है, पोटेशियम क्लोराइड भी कलरलेस सॉल्यूशन है, आयोडीन हमारे पास ग्रे ब्लैक सॉलिड है जो कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास येलो ब्राउन से अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस जो हैं इनकी अपनी विजुअल ऑब्जर्वेशंस आईजीसीएसई के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं इसकी डिटेल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हम चैप्टर 3 में हेलोजेंस के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हुए हैं, वहां पे डायग्राम्स वगैरह इनके कलर्स सब कुछ मेंशन्ड है तो हमें वहां से सारा कुछ मिल सकता है। एक्चुअली नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट टू बी ऑनेस्ट अगर आप 4 चैप्टर में आके देखते हैं तो आप 3 में पहले से पढ़ चुके होते हैं, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को समझना। ठीक, आगे आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे कि ऊपर हम माइंड मैप पे बात कर चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। टू बिगिन विद न्यूट्रलाइजेशन, ये वो रिएक्शन है जिसमें एसिड एक अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाता है वाटर, और साथ में एक और प्रोडक्ट सॉल्ट भी बनता है, ठीक है। सो वी सिंपली शो इट एज एसिड प्लस अल्कली गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। For example, HCl as it is an example of acid, NaOH as an example of alkali reacts to form NaCl, salt and water H2O. ठीक, ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन को शो करने के लिए। well neutralization would be a part of the next chapter, chapter number 5. So would be precipitation, but let's just define it along the way. Sudden formation solid की किसी भी रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम precipitation कहते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी आउटकम की इस तरह से कि जब 2 सॉल्यूशंस मिक्स किए जाएं तब फॉर एग्जांपल NaCl plus AgNO3 आपको NaNO3 plus AgCl देता है। दिस रिक्वायर्स करेक्शन, ठीक है। आप नोटिस करेंगे कि इसमें 2 एक्वस सॉल्यूशंस मिक्स किए जा रहे हैं और एक एक्वस और एक सॉलिड बन रहा है। सडन फॉर्मेशन सॉलिड की बनती है, वो सॉलिड बॉटम पे सेटल डाउन हो जाता है किसी बीकर में, ये रिएक्शन हो रहा है और हम उस सॉलिड को फिर प्रेसिपिटेट बुलाते हैं। So this is a precipitation reaction. इसमें also अगर जब गैस बबल की जा रही होती है किसी सॉल्यूशन से, ठीक है, तो हमारे पास नोटिस करें कि हम एक डाउनवर्ड एरो प्रेसिपिटेट के लिए शो करते हैं। S स्टेट सिंबल के तौर पे सॉलिड के लिए वो भी शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करके लाइम वाटर मिल्की हो जाता है बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड हमारे पास प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं ये इक्वेशन बारहा मरतबा चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 12 बारहा मरतबा आएगी। ये टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ये गैस को बबल करने की सॉल्यूशन से एक वाहिद एग्जांपल है बुक में जहां पर हम मिल्की अपीयरेंस शो करते हैं, ठीक है। सडन सॉलिड फॉर्मेशन डाउनवर्ड एरो से भी शो हो सकती है, सॉलिड के सिंबल से भी शो हो सकती है। बोथ रिप्रेजेंट प्रेसिपिटेट। समटाइम्स इस तरह लिखने की बजाय नीचे कलर के साथ लिख दिया जाता है व्हाइट पीपीटी, तो वो भी प्रेसिपिटेट को ही शो करता है। All of these are examples of precipitation reaction. ये ppt डॉट लिखना, ठीक है, ये इसने बच्चे ने p डॉट pt डॉट लिखा हुआ, ऐसा नहीं, it's ppt डॉट precipitate, ठीक है। ये precipitate की शॉर्ट फॉर्म है, अलाउड शॉर्ट फॉर्म है, पेपर्स में कॉमनली बच्चे लिखते हैं, बुक में भी बहुत जगह लिखी हुई है, so it's allowed. Yes, you can write ppt डॉट for precipitate. नेक्स्ट अप हमारे पास कंबशन है। किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करना ताकि आप एनर्जी रिलीज कर सके कंबशन है। कंबशन इटसेल्फ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यूजुअली स्पॉन्टेनियस भी होता है, समटाइम्स इसके साथ फ्लेम भी इंक्लूड होता है और सब्सटेंस जिसे हम बर्न कर रहे होते हैं, कंबशन कर रहे होते हैं, उसे हम यूजुअली फ्यूल कहते हैं। The example of methane with oxygen's reaction producing carbon dioxide and water is a very good example of combustion reaction. हम बर्निंग का वर्ड समटाइम्स यूज करते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंबशन बर्निंग? कंबशन रिएक्शन में अगर फ्लेम इन्वॉल्व हो जाए तो उसे बर्निंग कहते हैं। हर कंबशन रिएक्शन में फ्लेम इन्वॉल्व नहीं होता, लिहाजा हर
कंबशन रिएक्शन को बर्निंग भी नहीं बुला सकते। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप करोजन है। करोजन तो वैसे बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 9 के अंदर आता है, बट फॉर नाउ फॉर एन इंट्रोडक्शन, मेटल्स रिएक्ट करते हैं एयर में ऑक्सीजन से और वाटर वेपर से और टर्न करते हैं एक ब्राउन से या फ्लैकी सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन के लिए फ्लैकी सब्सटेंस कहना ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए कहना ठीक नहीं है। विल गेट दिस पीस ऑफ डिटेल लेटर। फिनोमेनन को हम करोजन ऑफ मेटल कहते हैं। करोजन आयरन की मोस्ट कॉमन है और उसे हम रस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो रस्टिंग इटसेल्फ इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ करोजन। कुछ एलिमेंट्स करोजन रेजिस्टेंट होते हैं, बल्कि उनकी जो आउटर मोस्ट करोडेड लेयर्स होती हैं वो इनर करोजन को प्रोटेक्ट करती हैं। इन एग्जांपल्स में एल्यूमिनियम और क्रोमियम आता है। However, the details will be discussed in chapter number 9. Next up हमारे पास space density है। Fats और oils, for example butter, margarine, cooking oil, ये भी air से affect होते हैं। एयर में मौजूद वाटर वेपर से भी इफेक्ट होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से इफेक्ट होते हैं, एंड दे चेंज देयर टेस्ट, दे बिकम रैंसिड। इसका मतलब है कि इनका फ्लेवर, टेस्ट और odor दोनों अनप्लेजेंट हो गया। फिर इससे ये काबिल इस्तेमाल नहीं रहते, we should not use them otherwise we can get sick. So the process is known as rancidity and the substances are then known as rancid. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेजर टाइप्स रिएक्शंस की पूरी हो जाती हैं। जो हमारे पास बाहर बचता है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। This we're going to discuss in the next time.